प्यारे बच्चों, हमने अपने पहले वीडियो में बर्नौली प्रमेय का अध्ययन किया था। आज हम बर्नौली प्रमेय के अनुप्रयोग करेंगे। बर्नौली प्रमेय के अनुप्रयोग में सबसे पहले टॉपिक आता है वेंचुरी मीटर। कौन सा टॉपिक आता है? वेंचुरी मीटर। क्या होता है वेंचुरी मीटर? आधा ना ही आता है इसमें। वेंचुरी मीटर, इसे अंग्रेजी में कहते हैं वेंटुरी मीटर। वेंचुरी मीटर यह एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं? द्रव के बहने की दर ज्ञात कर सकते हैं। किसकी दर ज्ञात कर सकते हैं? द्रव के बहने की दर को हम ज्ञात कर सकते हैं। एक ऐसा यंत्र है। इसे पानी का मीटर भी कह लो। जैसे पानी के मीटर में नापता है कितना पानी आपका कंज्यूम हुआ, इसी तरह से वेंचुरी मीटर है जो क्या करता है? द्रव के प्रवाह की दर को मापता है और ये बर्नौली प्रमेय के सिद्धांत पर कार्य करता है। होता कैसा है ये ऑपरेटर्स? ये एक ट्यूब है। ट्यूब यहां से चौड़ी है, फिर ट्यूब यहां पे क्या हो जाती है? सक्रिय हो जाती है। फिर ये चौड़ी हो जाती है। यहां पे जो ट्यूब का क्षेत्रफल है वो A1 है। इसका वेग क्या है? V1 है। इसका क्षेत्रफल कितना? A2 है। इसका वेग क्या है? V2 है। यहां पे जो जल बह रहा है उसका वेग कम है। जब वेग कम होने पे दाब क्या होगा? यहां पे ज्यादा होगा। यहां पे क्षेत्रफल कम है तो यहां पे वेग क्या होगा? ज्यादा होगा। तो यहां पे दाब क्या होगा? कम होगा। इन दोनों की ऊंचाई का दाबांतर कितना है? h है। कितना है? h है। जो हमारा द्रव बह रहा है, जो जल बह रहा है, उसके हम बहने की दर को ज्ञात कर रहे हैं। ये नली क्या होती है? इसमें बीच का भाग जो, इसे x मान लें, ये भाग x है, ये y है और ये बीच का भाग क्या है? z है। जो z भाग होता है वो सकरा होता है और x और z भाग से ऊर्ध्वाधर नली जुड़ी होती है, पतली नली जुड़ी होती है, जिसमें हम जल के प्रवाह की दर को नापते हैं। यहां पे इस नली का क्षेत्रफल A1 है, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, वेग V1 है। यहां पे अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A2 है, वेग V2 है। यहां वेग V1 कम है, यहां पे दाब ज्यादा होगा। यहां वेग V2 ज्यादा है, नली सक्रिय है, तो दाब क्या होगा? कम होगा। दोनों के बीच में दाबांतर की ऊंचाई कितनी है? h। अब हम सबसे पहले बात करते हैं अविरतता के सिद्धांत से। अविरतता का सिद्धांत क्या कहता है? कि सिद्धांत से अविरतता का सिद्धांत कहता है A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। तो A1 अपॉन A2 किसके बराबर हो जाएगा? V2 अपॉन V1 समीकरण है। ये जो नली है क्षैतिज है। कैसी नली है? क्षैतिज नली है। इनके जो क्रॉस सेक्शन, जो मिड पॉइंट है, इनकी ऊंचाई क्या है? समान है। ठीक है। तो क्षैतिज नली में, कौन सी नली में? क्षैतिज नली में बर्नौली की प्रमेय से, बर्नौली की प्रमेय से, बर्नौली की प्रमेय से क्या था? P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। अब यहां पे P1 माइनस P2 किसके बराबर आ जाएगा? हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। तो हम यहां पे P1 माइनस P2 किसके बराबर हो जाएगा? हाफ रो, मैं यहां पे V1 कॉमन ले लेता हूं, V1, तो ये हो जाएगा V2 स्क्वायर अपॉन V1 स्क्वायर माइनस 1। मेरे पास P1 माइनस P2
एच रो जी के बराबर है। ये समीकरण 2 थी, समीकरण 3 से। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, समीकरण 2 से एच रो जी इज इक्वल टू हाफ रो V1 स्क्वायर, V2 अपॉन V1 की जगह क्या आ जाएगा, A1 अपॉन A2, A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर माइनस 1, रो से रो कट जाएगा, 2GH इज इक्वल टू V1 स्क्वायर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर। तो V1 स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, A2 स्क्वायर 2GH A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। तो V1 इज इक्वल टू हो जाएगा A2 अनरूट 2GH अपॉन अनरूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ये वेग आ गया। द्रव के प्रवाह की दर क्या होती है, दर के प्रवाह की दर Q इज इक्वल टू A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। अब A1 V1 लेंगे हम, क्योंकि द्रव के प्रवाह की दर तो समान होगी, मतलब एकांक समय में बहने वाले द्रव का आयतन। तो A1 V1 का मान हम यहां से पुट करेंगे, कितना हो जाएगा, A2 अंडर 2GH अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ये द्रव के प्रवाह की दर आ गई। ये वेंचुरीमीटर की सहायता से हम क्या करते हैं, द्रव के प्रवाह की दर की क्या कर लेते हैं, गणना कर लेते हैं, कितना द्रव बह रहा है, मतलब 1 सेकंड में बहने वाले जल का आयतन, कितना जो जल है वो बह रहा है। अब बर्नौली प्रमेय पे आधारित कुछ अनुप्रयोग का अध्ययन करेंगे। बर्नौली प्रमेय ने बहुत सारी चीजें दी, गाड़ियों की डिजाइनिंग दी, एरोप्लेन के विंग्स की डिजाइनिंग, मतलब पंखों को कैसे डिजाइन किया जाता है, बॉल स्पिन कैसे होती है, फाउंटेन पे एक बॉल कैसे टिकी रहती है। तो ये सब बर्नौली प्रमेय से ही हमें मिला। तो बर्नौली प्रमेय के बहुत सारे अनुप्रयोग हैं, हम एक एक करके उन्हें डिस्कस करने जा रहे हैं। पर बेटा ये टॉपिक तभी समझ में आएगा जब आपने पहले हमारी वीडियो किसकी, बर्नौली प्रमेय की वीडियो की हमारी क्या हुई, देख रखी हो। बर्नौली प्रमेय के अनुप्रयोग। कैसे बर्नौली पर, पहला वायुयान के पंखों की आकृति। वायुयान के पंखों की आकृति कैसे होती है, वायुयान के पंखों की आकृति देखेंगे, जरा समझने की कोशिश करेंगे। वायुयान के पंखों की आकृति ऐसे होती है, वो ऐसे मुड़े होते हैं ऊपर से, ठीक है, थोड़ा सा मुड़ावट यहां से भी होती है, ऐसे मुड़े होते हैं। जब वायु आती है, ये वायु v वेग से आ रही है। अब ये ऊपरी भाग की लंबाई ज्यादा है और नीचे भाग वाली लंबाई क्या है, कम है, तो यहां पे वेग बढ़ जाता है। समान समय में एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच रहे हैं, तो यहां पे वायु का वेग कम हो जाता है। अब दाबांतर क्या कहता है कि जहां पे वेग कम हुआ है वहां दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जहां वेग ज्यादा है वहां दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस दाबांतर के कारण इसे डायनामिक लिफ्ट मिलती है ऊपर उठने के लिए। वायुयान को ऊपर उठने के लिए डायनामिक लिफ्ट का मतलब आवश्यक उत्थापक बल मिलता है। ठीक, हम फिर दूसरे पे आते हैं, कणित्र। दूसरा हमारा क्या है, कणित्र।
एटोमाइजर कहते हैं इसे हिंदी में, इंग्लिश में सॉरी। ये आप नाई के पास जाते हैं, नाई जो बाल पे स्प्रे करता है वो कणित्र है। जो हमारी डिजाइनिंग होती है ये रबर का बॉल है। रबर के बॉल से ये एक कांच की मतलब नली में झोंके जा रही है, फिर ये नली में एक ट्यूब से कनेक्टेड है। ये ट्यूब के अंदर एक बर्तन है और इस बर्तन में क्या हुआ है, पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। यहां पे छोटी छोटी वो हैं स्प्रेयर जिसे कहते हैं, वो हैं स्प्रेयर कणित्र। तो आपने यहां पे द्रव भर रखा है, ये रबर का क्या है, गोला है। किसका, रबर का। आप रबर के गोले को लगातार दबाएंगे, दबाने से वायु तेजी से जाएगी। जब वायु तेजी से जाएगी यहां दाब कम हो जाएगा। उस दाब को पूरा करने के लिए पानी ऊपर उठेगा, पानी ऊपर उठेगा, फिर पीछे से वायु और बहुत तेजी से आ रही है। जो पानी ऊपर उठेगा वो छोटी छोटी बूंदों में टूट जाएगा और बूंदों के रूप में बाहर निकलेगा, जिससे स्प्रे होता है, जिससे स्प्रे कर। फिर समझिए, जब रबर के गोले को लगातार बहुत तेजी से दबाएंगे, दबाने पे वायु बहुत तेजी से जाएगी। जब वायु का वेग यहां पे बहुत अधिक हो जाएगा तो यहां पे दाब कम हो जाएगा। उस दाब को पूरा करने के लिए बर्तन से पानी ऊपर उठेगा, बर्तन से पानी ऊपर उठेगा, पीछे की वायु उस पानी को छोटे छोटी बूंदों में तोड़ देगी और वो बूंदों के रूप में बाहर जाएगा। तीसरा आता है बुनसन बर्नर। आप इसे कहां यूज करते हो, बुनसन बर्नर। आप इसे कहां यूज करते हो, बुनसन बर्नर को आप इसे यूज करते हो, छोटी बड़ी जो भी है, बुनसन बर्नर को। आप इसको कैसे बनाते हैं, यहां पे एक छोटा सा होल रखते हैं। यहां पे गैस बहुत तेजी से निकलती है। आप गैस के लिए क्या रखेंगे, एक जगह छोड़ेंगे, यहां से गैस बहुत तेजी से निकलेगी और यहां से गैस आ रही है। ये गैस, ये क्या आ रही है, गैस। जब हम गैस ऑन करेंगे, गैस बहुत तेजी से ऊपर की ओर उठेगी, तो यह दाब कम हो जाएगा। उस दाब को पूरा करने के लिए बाहर से वायु क्या करेगी, एंटर करेगी और यहां पे कौन सी चीज हो जाएगी, गैस प्लस वायु दोनों मिल जाएंगी और ये जलेगी गैस। क्योंकि गैस अपने आप में नहीं जलती, जब तक गैस को वायु नहीं मिलेगी तब तक गैस नहीं जलेगी। दो जलयान, जब आप जो ये दो जलयान हैं, अगर ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, बहुत पास से जाते हैं, जलयानों के लिए बहुत पास से जाते हैं, तो यहां पे क्या होता है बेटा, जब वेग अधिक हो जाता है तो दाब कम हो जाता है। इस दाब के कारण ये दोनों वायु, दोनों जलयान एक दूसरे के पास आते हैं और टकराने की क्या रहती है, संभावना रहती है। क्योंकि दोनों जब जलयान बहुत तेजी से जाएंगे तो यहां पे दाब कम हो जाएगा। दाब कम होने के कारण ये एक दूसरे के पास आएंगे और टकराने की क्या हो जाएगी, संभावना रहेगी। इसलिए जलयान बहुत अत्यधिक समीप से गुजरते नहीं। आंधी में टीन का उड़ना, आंधी में टीन का उड़ना। क्यों उड़ जाती है टीनें, जब आंधी आती है कि वहां से टीन उड़ के उधर चली गई। देखो ये टीन, ये छत है आपकी, टीन की छत है, ऊपर से वायु बहुत तेजी से जा रही है, वायु टीन की छत से बहुत बहुत तेजी से जा रही है, वेग बहुत अधिक है, तो दाब यहां पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वेग अधिक है। अब क्या होगा, जैसे ही नीचे तो वेग कम है तो दाब क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा नीचे। तो दाब अधिक होने के कारण ये टीन की छत ऊपर उड़ जाएगी और उड़ जाएगी। रेलवे प्लेटफॉर्म पे जब रेलगाड़ी आती है तो ये एडवाइस दी जाती है, जब जिस पटरी पे रेलगाड़ी आ रही है उससे थोड़ा दूर रहे, पैसेंजर्स को हिदायत दी जाती है आप दूर रहिए। क्यों ऐसी हिदायत दी जाती है कि आप दूर रहिए, जब रेलगाड़ी बहुत तेजी से आती है तो क्या होता है, वेग बढ़ता है, दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। रेलगाड़ी ऐसे आ रही है, पर्सन यहां पे खड़ा हुआ है, ये रेलगाड़ी आ रही है तो दाब कम हो जाएगा, तो पर्सन को वो अपनी ओर खींचेगी। जो बाहर की वायु है ना, जो उस दाब को पूरा करने के लिए चारों तरफ से वायु रेलगाड़ी की तरफ जाएगी और वो हमें भी धकेलेगी रेलगाड़ी की ओर। तो इसलिए क्या होगा, हमें धक्का सा लगता है, इसलिए ये हिदायत दी जाती है रेलगाड़ी है तो दूर रहिए। एक फुवारे पर गेंद टिकी रहती है, ये गेंद है और ये फुवारे पर गेंद टिकी रहती है।
कैसे टिकी रहती है गेंद? ये पानी की बौछार है, पानी जा रहा है फुहारे से। देखो जब पानी का वेग जो है बहुत तेजी से जाता है, तो पानी के वेग तेजी से जाने से हर तरफ दाब कम हो जाता है। उस दाब को पूरा करने के लिए वायु चारों तरफ दिशा से बॉल पे कार्य करती है। वायु जो वेग बहुत तेजी से बढ़ गया, दाब कम हो गया, उस दाब को पूरा करने के लिए चारों तरफ से वायु बॉल पे बल लगाती है, दाब लगाती है, तो इस कारण से यहीं कहीं टिकी रहती है। मैग्नेस इफेक्ट, मैग्नेस प्रभाव, इसे स्पिनिंग ऑफ बॉल भी कहते हैं। जब हम बॉल को फेंकते हैं, एक बॉल तो होती है जो फास्ट बॉलर होता है, बॉल को थ्रो करता है, और जो स्पिनर होता है वो हाथ से यूं घुमा के फेंकता है, हाथ से यूं घुमा के फेंकता है। अब जो हाथ से घुमा के फेंकने लग रहा है, ये देखो, ये वायु का वेग हो गया, ये हाथ से घुमा के फेंक रहा है, तो बॉल तो अपनी जगह घूमती हुई भी जा रही है, आगे भी चल रही है। अब यहां पे वेग अंतर हो गया, यहां पे वेग का अंतर हो गया, इसके कारण एक दाबांतर हो जाता है। एक और वेग कितना हो गया? v प्लस यू, एक जगह वेग क्या होगा? v माइनस यू, और इस वेगांतर के कारण दाब उत्पन्न होता है, और दाब उत्पन्न होने के कारण क्या करती है बॉल? क्या कर जाती है? स्पिन कर जाती है। गहरा जल शांत होता है, जैसे जैसे हम पानी के नीचे चलते हैं और जल शांत होता है, वहां दाब अधिक होता है। गहराई में क्या होता है? दाब अधिक होता है, और दाब अधिक होने के कारण क्या होता है? जल क्या होता है? शांत होता है। इसी तरह फिल्टर पंप में हम क्या करते हैं? पानी को फिल्टर करने के लिए, हमें पानी को फिल्टर करना है, तो हम क्या करेंगे? यहां पे हम जो हमारा जल है उसको कैसे गिराएंगे? देखो यहां पे हम निर्वात बीज से उत्पन्न करते हैं, ठीक है, ये निर्वात में जा रहा है, हम पानी को तेजी से गिराएंगे, जल है, सॉरी ये जल है, ये यहां पे आपकी क्या है? निर्वात नलिका है, वायु है, यहां पे बर्तन में वायु भरी हुई है, ये जल आ रहा है, जल कणित के रूप में आएगा आपका फिल्टर जो होता है। तो क्या करेंगे हम इसका उपयोग? ऊपरी भाग से हम जब जल गिराएंगे, निचला भाग सकरा है, तो यहां वेग तेज हो जाएगा, पानी का वेग क्या? तेज हो जाएगा। ये बर्तन में क्या भरा हुआ है? वायु भरी हुई है, ये पूरी की पूरी वायु को सोख लेगा, और यहां पे क्या? आंशिक निर्वात उत्पन्न हो जाएगा, आंशिक निर्वात उत्पन्न हो जाएगा। अब एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक का करने जा रहे हैं, इसे बहिस्राव का वेग और टॉर्सली की परमे भी कहते हैं। बहिस्राव का वेग या टॉर्सली परमे भी कहते हैं। इसकी सहायता से हम किसी टंकी से पानी, टंकी के जो नल से पानी निकलता है उसके वेग की गणना कर सकते हैं। तो हम क्या करें? इसे बहिस्राव का वेग या टॉर्सली परमे। देखो सब ये किस पे आधारित है? बर्नौली परमे पे आधारित है। तो हम बहिस्राव के वेग के लिए एक टंकी लेते हैं, उसे ऊंचाई पे लगाते हैं। किस पे लगाते हैं? ऊंचाई पे लगाते हैं, कुछ ऊंचाई पे लगाते हैं। तो ऊंचाई पे लगाने पे क्या होता है? देखो भाई, हमारे पास एक पानी, हम किसका करें? द्रव का बहिस्राव का वेग, किसका? वही स्राव का वेग, इसे कहते हैं टॉर्सली की परमे, सिली की परमे। हमारे पास एक पानी की टंकी है, इसमें पानी भरा हुआ है। हमारे पास एक पानी की टंकी है, इसमें ना पानी भरा हुआ है। ये पानी ऊपर तक भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है। यहां पे एक छिद्र है जिससे पानी बाहर की ओर आ रहा है। ये पृथ्वी तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? कैपिटल एच है। इसमें कितनी ऊंचाई तक जल भरा हुआ है? एच ऊंचाई तक जल भरा हुआ है। तो ये वाली ऊंचाई कितनी बच जाती है? जो छिद्र वाली ऊंचाई है एच माइनस एच। ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है। यहां पे वेग शून्य है, यहां पे दाब वायुमंडलीय दाब है, यहां पे वेग
वी भी वी के बराबर है, वी वेग से जल आ रहा है। यहां पे दाब कितना है, बी बिंदु पे दाब कितना है, पी है। ठीक। अब बर्नौली की प्रमेय से, बर्नौली की प्रमेय से और हम देखेंगे ए बिंदु से, पी ए प्लस हाफ रो वी ए स्क्वायर प्लस रो जी एच ए, पी बी प्लस हाफ रो वी बी स्क्वायर प्लस रो जी एच बी। अब पी ए की जगह पी प्लस हाफ रो जीरो का स्क्वायर। यहां पे जल शांत है, यहां पे वेग शून्य है, यहां वायुमंडलीय दाब कार्य कर रहा है, यहां पे वेग बी है, वी वेग से जल बाहर निकल रहा है, यहां दाब वायुमंडलीय दाब ही है। एच ए की ऊंचाई कैपिटल एच है और बी पॉइंट की ऊंचाई एच माइनस एच है। तो यहां पे कितना हो जाएगा, प्लस रो जी कैपिटल एच, ये एच ए के बराबर है, एच ए इज इक्वल टू एच, और ये एच बी के बराबर है एच माइनस एच। तो ये कितना हो जाएगा, पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच माइनस एच। पी से पी कट गया, यहां पे क्या बचा, रो जी एच। यहां पे क्या बचा, हाफ रो वी स्क्वायर रो जी एच माइनस रो जी एच। रो जी एच से रो जी एच कट गया, तो हाफ रो वी स्क्वायर किसके बराबर आ गया, रो जी एच। तो वी स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 2gh, और v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। ये वेग आ गया। ये बहिस्राव का वेग कहलाता है। किसका कहलाता है, बहिस्राव का वेग कहलाता है। माना अब ये अगर हमें इसका जो दूरी आ रही है, x दूरी निकालनी है, ये वाली x दूरी की गणना अगर हमें करनी है तो पहले हमें समय निकालना पड़ेगा। अब हम क्या, किसकी गणना करने जा रहे हैं, कितनी दूरी तय करेगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बिंदु बी से बिंदु बी पे जब यहां पे जल था, यहां पे जल जो था वो शांत था, u इज इक्वल टू 0 था। ठीक है, तो हम समीकरण लेते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। s की जगह h माइनस एच आ जाएगा, 0 इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, 2h माइनस एच अपॉन जी, और t का मान आ जाएगा अंडरूट 2h माइनस एच अपॉन जी। और जो दूरी निकालनी होगी, दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वेग गुणा समय। वेग गुणा समय, क्षैतिज वेग कितना है हमारा, ये ऊर्ध्वाधर वेग शून्य था, क्योंकि पानी हम ऊर्ध्वाधर ऊंचाई की बात कर रहे थे, ये ऊर्ध्वाधर वेग शून्य था, u इज इक्वल टू 0 ऊर्ध्वाधर वेग के लिए। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्षैतिज वेग इंटू समय, t आ गया, x इज इक्वल टू क्या था अभी हमारा, अंडरूट 2gh। ये कितना आ गया, अंडरूट 2h माइनस एच अपॉन जी। तो ये आ जाएगा 2 बाहर हो जाएगा, h माइनस एच, एक जी से जी तो कट ही गया, तो इतनी दूरी आ जाएगी, 2h अंडरूट h माइनस एच। बच्चों, ये अध्याय ध्रुवों का प्रभाव आज समाप्त हो चुका है। अब इसमें और इस इकाई में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, उन्हें भी हम आगे वीडियो बना के आपको प्रस्तुत करेंगे। बच्चों, मेरा जो व्यू होता है, मेरा ये व्यू था जब मैं YouTube चैनल पे आया था, तो मेरे को नहीं पता था कि कैसे काम करते हैं, कैसे विद्युता का परिचय देते हैं। ये आप लोगों का कॉपरेशन है, जिस कारण से आज मेरे पास सब्सक्राइबर भी 1000 प्लस हो चुके हैं, आप वीडियो भी देख रहे हैं बेटे, और मेरे चैनल को आप शेयर भी कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको बच्चों, जो आपने मुझे सहयोग दिया, मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको। और बेटे, आगे भी इस तरह से मेरे को जो मेरे में कमियां अगर आपको लगती हैं तो आप मुझे मेल करिए। आपको लगता है कि मेरा पढ़ाना सही है और आपको सही समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे जिन बच्चों को प्रॉब्लम है, जैसे आपकी अगर प्रॉब्लम दूर हुई है, तो उन बच्चों की प्रॉब्लम भी दूर हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।